हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। तो इस टू डायमेंशनल बॉक्स में हमारी जो प्रॉब्लम है, पहले हम देखेंगे कि क्या क्या इस पर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें भी देखेंगे। साथ साथ इसका मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे और बहुत आसानी के साथ समझेंगे कि कैसे हम एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं, कैसे वेव फंक्शन निकालते हैं। तो बेसिकली अगर हम रेक्टेंगुलर को ले लें, रेक्टेंगुलर बॉक्स लें और रेक्टेंगुलर बॉक्स को समझाएं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स को समझाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा जिसकी शेप कैसी हो, रेक्टेंगुलर शेप हो। रेक्टेंगुलर बॉक्स उस बॉक्स को कहते हैं जिसकी क्या होता है, जो हमारी डायमेंशंस में लेंथ होती हैं दोनों तरफ वो सेम नहीं होती हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये हमारा एल एक्स होगा इधर और ये एल वाई होगा। तो पोटेंशियल जब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो वी एक्स हमें बताना पड़ेगा जीरो है। कब है वी एक्स जीरो? जब x की वैल्यू जीरो और एल एक्स के बीच है, और वी वाई हमारा क्या है, वो जीरो है। और यहाँ पे ये भी लिखेंगे इनफाइनाइट अदरवाइज। मीन्स अगर इसका मतलब होगा इनफाइनाइट अदरवाइज का मतलब कि v हमारा इनफाइनाइट है। कब है इनफाइनाइट? जब x हमारा नेगेटिव है या x की वैल्यू l से ज़्यादा है, एल एक्स से। और वी वाई बराबर जीरो में फिर से वही लें, जीरो से लेके जो y है वो जीरो से और एल वाई के बीच में होता है और इनफाइनाइट रहता है अदरवाइज। वी फंक्शन जो x का था, वी y का फंक्शन इनफाइनाइट रहता है। कब? जब y नेगेटिव होता है या y की वैल्यू एल वाई से ज़्यादा होती है। तो पोटेंशियल समय हमें सदा पता होना चाहिए। और अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हो, वी एक्स जीरो है जब x की वैल्यू जीरो और एल एक्स के बीच है, और इनफाइनाइट है कब? जब x की वैल्यू जीरो से कम है। और x की जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। कब है? जब x की वैल्यू एल एक्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये महत्वपूर्ण हो जाएगा दिस वन। और यहाँ पे इन दोनों रीजन्स के अंदर जो साई है वो हमारा जीरो रहेगा। कब? जब v इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो वेव फंक्शन हमारा जीरो होता है। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एल एक्स होगी या x हमारा नेगेटिव होगा, उस समय हमारी वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो रहेगी। और y की वैल्यू जब एल वाई से ज़्यादा होगी, y या नेगेटिव होगा, तब भी हमारा साई, ये फंक्शन x का होगा यहाँ और यहाँ फंक्शन y का होगा। अब हमें करना क्या है, इसमें कैसे हम चलें। साई रेक्टेंगुलर बॉक्स जो मिलकर बना होगा उसमें एक x डायरेक्शन होगी और एक हमारी y होगी। तो साई एक्स वाई जो हमारा लिखा जाएगा, वो साई एक्स वाई हमारा लिखा जाएगा इक्वल टू साई एक्स, और साथ साथ लिखा जाएगा साई वाई। अभी मैं पीछे के एक लेक्चर में डिस्कस कर रहा था कि वेव फंक्शन हम जब भी 2D का लिखते हैं तो वन डायमेंशंस पहले एक्स एक्सिस पे वेव फंक्शन लिख लें और दूसरी वाई एक्सिस के ऊपर वेव फंक्शन लिख लें और दोनों को मल्टीप्लाई करके नेट वेव फंक्शन लिख दें। यहाँ साई एक्स की जो वैल्यू होगी, साई जो एक्स वाई का फंक्शन है, यहाँ पे देखें साई एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, साई एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ √2 अपॉन एल एक्स और साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स इंटू √2 अपॉन एल वाई साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई। क्या किया मैंने, एक्स में वेव फंक्शन लिख दिया, लेंथ को एल को किससे रिप्लेस कर दिया, एल एक्स से। क्योंकि यहां पे हमने क्या ले रखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, एक्स एक्सिस पे रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ को लिया है एल एक्स और वाई एक्सिस पे जो लेंथ है वो एल वाई है। तो वेव फंक्शन हमारा मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। फिर हम चाहते हैं कि भाई एनर्जी आइगन वैल्यू हमें पता चल जाए। तो एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई डायरेक्शन में दोनों में अलग अलग एनर्जी ले लें। एक्स दिशा में एनर्जी ई एक्स कह दें और वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी कितनी कह दें, ई वाई। और हम सब जानते हैं एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। पीछे लेक्चर में मैं बता रहा था एनर्जी की सदा क्या होती है, ऐड होती है। जब हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एनर्जी ले रहे हैं ई एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं ई वाई, तो एनर्जी टोटल हो जाएगी ई एक्स प्लस ई वाई। यहाँ एनर्जी एन एक्स एन वाई का फंक्शन होती है। क्योंकि ये मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ
पार्टिकल इन ए बॉक्स की एनर्जी होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ए ले सकते हैं, अगर साइड हम ए ले रहे हैं, नहीं तो एल ले लें, क्योंकि यहाँ पे मैं एल से दिखा रहा हूँ। कुछ जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो साइड को ए ले लेता है, तो ए और एल को सेम ही समझें, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब हम एनर्जी आइगन वैल्यू लेकर चलेंगे तो यहाँ एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m एल वाई स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी आ गई। इसे मैं चाहूँ तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इजिकल टू पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m और एन एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी एक्सप्रेशन आ गया, जो किस पर निर्भर कर रही है, एन एक्स और ये हमारा, जैसे हम रेक्टेंगुलर, देखो दो चीजें हमारे लिए हैं क्या महत्वपूर्ण है रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए। एक वेव फंक्शन, वेव फंक्शन हमें यहां से सिंपल मिल गया, एक्स डायरेक्शन में वेव फंक्शन, लेंथ को एल को रिप्लेस कर दिया पार्टिकल इन बॉक्स की को एल एक्स से, और वाई डायरेक्शन में उसी तरीका से लेंथ को किससे रिप्लेस कर दिया, एल वाई से। इंटीजर्स को जो एन था एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए एन एक्स से रिप्लेस किया, और वाई डायरेक्शन में इंटीजर को एन वाई से रिप्लेस किया। तो यहाँ एन एक्स और एन वाई जो थे वो इंटीजर्स हो गए हमारे, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग। एल एक्स और एल वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ हो गई, और एम जो है वो पार्टिकल है जो इसके अंदर है बॉक्स में, उसका मास है। अब हमारे लिए यहाँ बेसिकली क्या होता है, हमें सोच के ऑलवेज रखना है कि अप्लाइड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आएगी क्या आ चुकी है, क्या इसमें आने की संभावना है। तो देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कहेगा कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मैं कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करता हूं और तुम्हें क्वेश्चनों तक ले जाता हूं। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एल एक्स और एल वाई की वैल्यू बता दी कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हम सब जानते हैं 9.1 गुणा 10⁻³ है kg। कहता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है, एल एक्स की वैल्यू कहता है 2 एंगस्ट्रॉम है, एल वाई की वैल्यू कहता है 1 एंगस्ट्रॉम है। कहता है इसकी मिनिमम एनर्जी बताइए क्या होगी। मैं अब आपके सामने जितनी देर इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँगा सब कुछ अप्लाइड बता रहा हूँगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या आ चुके हैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मिनिमम एनर्जी जब हम लेंगे, मिनिमम एनर्जी जब होगी जब एन एक्स और एन वाई की वैल्यू को हम क्या लेके चलें, 1 और 1। तो मिनिमम एनर्जी यहाँ से जब हम लेंगे तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे बनेगी एन एक्स को 1 लें और एन वाई को भी 1 लें, और ये वैल्यू हमारी बन जाएगी पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल वाई स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेशन पोर्शन नहीं करूंगा। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि इसमें मेरा समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। पाई मुझे पता है 3.14 होता है, एच मुझे पता है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 होता है जूल इंटू सेकेंड में, एम मुझे बता रखा है इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, एल एक्स और एल वाई मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, आंसर सॉल्व कर दूंगा। अब हमारा जमाना क्या है उसको सुनना शुरू करें। जमाना यही है जो अभी हम ले रहे थे, क्या, फॉर्मूला के ऊपर बेस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई जरूरी नहीं वो इलेक्ट्रॉन कहे, वो कोई और पार्टिकल दे सकता है, कह सकता है अल्फा पार्टिकल है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, एल एक्स एल वाई की वैल्यू बता देता है इतने एंगस्ट्रॉम है, और कहता है कि आप बताइए एनर्जी क्या होगी। तो जो अगर प्रोटॉन के लिए कहता है या अल्फा पार्टिकल के लिए देता तो मास उसका ले लें, बाकी पैटर्न सेम रहेगा सॉल्यूशन का। और यहाँ सिंपल क्वेश्चंस देखो ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कई बार,
लेकिन आजकल कम पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस। कहेगा एनर्जी बताइए किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है, तो वहां पे आंसर में आपको देगा मास पे निर्भर करती है, लेंथ पे निर्भर करती है, लेंथ पे भी निर्भर करती है, मास पे भी करती है, क्वांटम नंबर पे भी करती है, या इनमें से किसी पे भी नहीं करती। तो यहाँ आप देख रहे होगे एनर्जी मास पे भी है, क्वांटम नंबर NX NY पे भी और लेंथों पे भी है। एक्स एक्सिस लेंथ बॉक्स की और वाई एक्सिस पे लेंथ। पहुंचे? आप क्वेश्चंस को क्रिएट करना जारी रखें। मेरा जो मेन फोकस है वो है अप्लाइड पे। अप्लाइड का क्या मतलब है कि क्वेश्चंस आएगा क्या। वो जमाना हमारा गया। कौन सा गया? जब हमसे क्या पूछा करता था कि सीधा वेव फंक्शन की वैल्यू पूछ ली, कहा कि पार्टिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स में उसका वेव फंक्शन बताइए, आपने सीधा आंसर मार्क किया, आपको मार्क्स मिल गए। लेकिन एक बार अभी क्वेश्चंस मैंने देखा, आप पेपर उठाएंगे, गेट में आया क्वेश्चन, उसने क्या कहा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में वेव फंक्शन पूछ रखा है और उसमें केवल आपको यहाँ पे NX की जगह M ले रखा है, NY की जगह N ले रखा है, इस फॉर्म में ले रखा है, उससे ना डरें। लेकिन सॉल्यूशंस में साइन और साइन ही होंगे। वहां पे आंसर में क्या दे रखा है? साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, ऐसे करके दे दिए 4 वेव फंक्शन, और कहा रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप बताइए कि जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा। तो आप ये आंसर मार्क कर दें। कोई दिक्कत है? उसके अलावा पूछता है कि एक्स डायरेक्शन में नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। ये एक्स डायरेक्शन में नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट है। वाई में पूछता है, ये पूछेगा, कहेगा जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आते हैं उनका प्रोडक्ट कितना होता है। तो उसका आंसर हम देखें, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, वो प्रोडक्ट होगा। आप हर समय क्वेश्चन जरूर सोचें। जमाना क्या है? जमाना केवल और केवल इस बात का है कि आप क्वेश्चन सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। आएंगे क्वेश्चन, इस पे आएंगे, पहले भी आते रहे, आगे भी आएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस पे क्वेश्चन साइन वाले इस पे आ चुका है, और अगर IIT JEM वाले स्टूडेंटों के लिए मैं कहूं तो लगातार इस पे क्वेश्चन आता ही रहता है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है IIT JEM में तो यहीं से आता है। अब आप आगे क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्वेश्चंस की क्या होगी, मैं उस पर जाता हूं। एग्जामिनर कहां तक आ चुका है, कहां जाने वाला है, उस पर बात करते हैं। तो एग्जामिनर जो आ चुका है, इस तरीका के इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ चुका है, इस तरीका का आ चुका है। नॉर्मलाइजेशन पूछे जा चुके हैं कि इनका नॉर्मलाइजेशन प्रोडक्ट क्या होगा। इस तरीका के क्वेश्चन आ चुके हैं जहां NX NY मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है। अब आगे फर्दर क्या स्कोप है? फर्दर स्कोप में पूछता हूं कि मैंने, और इस तरीका के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो पेपर था टिफर का, या पेपर में देख रहा था पार्क का, उस पर भी इस पे क्वेश्चंस आया। देखो ऐसे देता है क्वेश्चंस, कहता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है L/2 इंटू L/3 डायमेंशन का, कहता है एक पार्टिकल है, उसका मास m है, बताइए उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कुछ भी नहीं करना क्वेश्चंस में, यहाँ इस फॉर्मूले पे जाना है सिंपली, और इस फॉर्मूले में Lx की वैल्यू को L/2 रख देना है, Ly की वैल्यू को L/3 रख देना है, और NX NY की वैल्यू को 1 रख देना, आंसर मार्क हो जाएगा। बात को नहीं समझ पाए? बहुत सारे तो बच्चे यही नहीं सोच पाए कि L/2 क्रॉस L/3 ले रखा है, तो हम इसका क्या मतलब हो गया। भाई इसका सिंपल मतलब है Lx L/2 Ly L/3 है। रेक्टेंगुलर बॉक्स से अपने आप हो गया। बात तक पहुंचे नहीं पहुंचे? आंसर मार्क कर लो। क्या करोगे? मैं क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कराता? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने में इतना समय क्यों दूं? तुम कैलकुलेशन तुम कर लो, मैं तो केवल पैटर्न समझाई देता हूं। क्या समझाई देता हूं? NX को 1 रख देना, NY को 1 रख देना, और LX को L/2 और Ly को L/3, और आंसर मार्क कर देना जो भी आ जाए। अब मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता हूं जहां से मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चंस की। अब फर्दर स्कोप क्या होगा उस पर करता हूं। इस पे भी आ चुका है क्वेश्चन। देखो फर्दर स्कोप में क्वेश्चन को डिस्कस भी करना चाहूंगा, फ्यूचर स्कोप इस पे क्वेश्चनों का क्या है, और बताने का प्रयास करूंगा कि उन कंसेप्टों को कैसे अप्लाई करें। 2 डायमेंशनल बॉक्स
ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है और क्वेश्चनों की यहाँ पे लाइन लगी रहती है आने की, और फ्यूचर में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको सुनो। देखो आ क्या चुका है और आएगा क्या उसको सुनो। आ चुका जब इसके अंदर Lx Ly की वैल्यू दी गई, मास इलेक्ट्रॉन को कह दिया एनर्जी निकालो, ये आ चुका। L/2 L/3 वाला क्वेश्चन आ चुका, वेव फंक्शन का क्वेश्चन आ चुका। देखो अब आएगा क्या, अब उसके पास स्कोप क्या है इस पर सोचें। मुझसे पूछोगे तो मैं 2 तरीका के क्वेश्चनों पर मेरा विश्वास है जो इसमें पूछा जाएगा। एक तो देखो यही पूछेगा कि यहां पे हमें डायमेंशंस दे दी और कहेगा इसका वेव फंक्शन बताओ क्या होगा नॉर्मलाइज क्यों। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी यहां डायमेंशन दे उस वेव फंक्शन को यहां पे ये लिखना, और उस सॉल्यूशन में जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हो, Lx की जगह L/2 कर दो, यहां Ly की जगह L/3 कर दो, Lx की जगह पे यहां पे L/2 लिख दो और Ly की जगह पे L/3 लिख दो, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो जाएगा इस केस में। और क्वेश्चन को करते समय पे एक बात सदा याद रखना, आप ये मत सोचना कि L/2 और L/3 का क्वेश्चन आया है तो आगे डायमेंशन चेंज नहीं होगी, हो जाएगी। हो सकता है आगे क्वेश्चन में दे दे L/2 और L/4 लेंथ का, उसे क्या जानना है। अगर L/2 L/4 दे रहा तो Lx को L/2 कर देना, Ly को L/4, और सॉल्यूशन ऐसे ही चल जाएगा तुम्हारा। अब क्वेश्चन सपोज किया, वो तुमसे कहता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी डायमेंशन ये है, और देखो ऐसे क्रॉस लगा देता है। L × L/2 का मतलब यही है कि जो इसका एरिया है वो L²/2 होगा। नहीं हो गया एरिया? एरिया कैसे लोगे? दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दो, उसका एरिया हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एरिया दे दे, एक साइड दे दे और फिर पूछ ले वेव फंक्शन बताओ। देखो आप क्लेवर रहो, आप हर एंगल पर सोच के चलो कि भाई क्या क्या पूछ सकता है। देखो जब मैं पेपर यहां पे बता रहा होता हूं तो ये सोच के चल रहा होता हूं कि फ्यूचर स्कोप्स क्या हैं क्वेश्चंस के। तो फ्यूचर स्कोप में आपको क्या पता चलेगा, फ्यूचर स्कोप सदा यहीं पे होते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो देखो जैसे ये इस पे क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन बनाता हूं, इस पे कहता हूं एक पार्टिकल मास m का है, लेंथ जिसमें रह रहा है वो L/L/2 में रह रहा है पार्टिकल, इसकी एनर्जी निकालिए EGS। फिर कहूंगा मैं EFES निकालिए, फिर मैं कहूंगा EACS निकालिए। भले ही क्वेश्चन ये ना आए, आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको निकालने का पैटर्न पता चलेगा कि आप क्वेश्चन कैसे निकालें। अब आएगा क्या, यहां हो सकता है L × L/2 ना ले, यहां पे कुछ वैल्यू L/3 × L/4 कर दे। लेकिन जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं, तो फिर आप इंतजार करेंगे कि डायमेंशन उसने क्या लिखी है। क्वेश्चन को पढ़ते समय पे सेंसिटिव रहें, सेंसिटिव ऐसा रहे कि क्वेश्चन को पढ़ लें कि यहाँ पे लेंथ क्या क्या दे रखी है, नहीं तो आंसर उससे ही चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एनर्जी कैसे लें, एनर्जी के फॉर्मूले पे जाएं, कौन से वाले पे, E = π²h²/2m, और यहाँ पे वैल्यू रख दें, क्या आ जाएगा बच्चों, nx² L² + 4 यही तो आया। Lx को L ले लिया, Ly को L/2 ले लिया, यही तो किया है। उसके बाद आप क्या करने जाएंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ग्राउंड स्टेट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, nx और ny की वैल्यू को क्या लेना है ग्राउंड स्टेट के लिए 1। ये हमारी ग्राउंड स्टेट निकल गई। क्या आ गई, EGS। GS का मतलब जनरल स्टेट नहीं है, बार बार क्या कहता हूं, यस, कभी क्या पढ़ जाओ, डर रहता तुमसे सदा। वन वन रख दो, यहां से 5 आ गए, 5। तो ग्राउंड स्टेट वैल्यू कितनी हो गई, nx और ny की वैल्यू को जैसे रखोगे तो 5π² आएगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। क्या पूछेगा, मुझे ये तो नहीं पता कि यहां डायमेंशन क्या देगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है आने वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसी फॉर्म में लिखेगा, L/2 लिख दे, L/2 × L/3 लिख दे, L/3 × L/4 लिख दे,
L/4 क्रॉस L/5 लिख दे, आप पैटर्न को पकड़ेंगे। आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने डायमेंशन क्या दी है, महत्वपूर्ण क्या है, फॉर्मूला, और फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन इस पे क्या आता है, पूछता है EFES निकालो। देखो मेरा मन इस मैथ में कम और क्वेश्चन क्रिएशन में ज्यादा लगता है, मैं पहले ही बता दूं क्यों, क्योंकि जमाना केवल क्वेश्चन क्रिएशन का है कि आप क्वेश्चन को कैसे क्रिएट करते हैं, नई से नई प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। जितनी आप नई से नई प्रॉब्लम बना सकते हैं, आप समझो कंपटीशंस के अंदर सफलता की तरफ बढ़ गए हो, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि बुक से सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाला है, तो तुम गलत सोच रहे हो। बच्चे बुक में क्वेश्चन ढूंढते हैं, मिलता ही नहीं, क्वेश्चन तो ही क्रिएट होते हैं। अब तुम्हें ये बताने का मैं प्रयास करता हूं कैसे क्रिएट होते हैं। अब आपके पास विकल्प क्या है, ग्राउंड स्टेट के लिए तो आपके पास विकल्प है। देखो अब ध्यान देना मेरी बात पे, और पेन को मत चलाना कुछ देर, पेनों को रोक दो, सब कंसेप्ट को सुनो। आपने NX और NY की वैल्यू देनी शुरू की और एनर्जी आपने यहां रखी। जैसे ही आपने NX की वैल्यू को 1 रखा, NY की वैल्यू को 1 रखा, तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की निकल गई। अब बच्चों इस कंसेप्ट को समझना है जो मैं बोल रहा हूं। अब आपके पास अगला विकल्प क्या है, एक चीज तो सदा याद रखना, हार्मोनिक ऑसिलेटर में NX NY की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन पार्टिकुलर इन बॉक्स में NX और NY 0 कभी नहीं होता। कहां से शुरू होती है वैल्यू, 1 से। 1 तो मिनिमम होगी, उससे नीचे वैल्यू नहीं ले सकते। पहले भी मैंने बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसका कॉज होता है। अब आपके पास अगला विकल्प क्या है उसको सुनो। आपके पास देखो एक विकल्प है, यहां पे 2 ले लें और यहां 1 ले लें, या एक दूसरा विकल्प है 1 और 2। आप पे नेक्स्ट विकल्प है ये। अब इन 2 और 1 में से वैल्यू रखें, एक बार तो NX को 2 ले लें और एक बार NY को 1 ले लें। कहां पे पुट करते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले में, क्योंकि क्वेश्चन इसी को सॉल्व कर रहा हूं मैं। जब आप इसको रखते हैं 2 और 1 को, तो यहां से देखें वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, और बोल यहां से वैल्यू 2 और 1 रख रहे हो, 4 + 4 हो गया ये, तो वैल्यू कितनी आ गई, और अगली बार 1 और 2 रखें। हाँ जी, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, और 1 स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4 हो गया। मुझे बताओ यही आ रही है क्या, ये आ गई। अगली पॉसिबिलिटी इसको देखें, यहां पे आपने एनर्जी ले ली है, कितनी ले ली बच्चों, 8 पाई स्क्वायर, और ग्राउंड स्टेट कितनी आई थी, ये है, ये आ गई। अब 1 2 पे देखना कितनी आई वैल्यू, यहां पे देखें, यहां 1 रख रहे हो, 17, यही तो आ रहा है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको सुनो ध्यान से। मेरे पास ग्राउंड स्टेट तो वैल्यू मेरे पास ये थी, यही रहेगी। अब मैं इस फर्स्ट एक्साइट स्टेट में क्या, इस क्राइटेरिया से फर्स्ट एक्साइट स्टेट में मुझे पता चल गई कि मुझ पे NX NY की जो आगे वैल्यू पॉसिबल थी वो मैं 2 रख सकता था, या तो 2 1 रख सकता था, NX को 2 लेता, NY को 1 लेता, या NX की वैल्यू को 1 लेता, NY को 2 लेता। दोनों में मैंने एनर्जी निकाल ली। अब इसमें से मुझे ये पता चल गई कि ये इनमें से एनर्जी कम कौन सी है, कौन सी कम है, ये कम है, तो ये एनर्जी हमारी फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट हो गई। ये आप आंसर मार्क कर सकते हैं। बात समझ गए। लेकिन जो मैं आगे बात बोलने वाला हूं उसको बहुत जल्दी से पकड़ें, पेन फिर ना चलाएं, पेनों को नहीं चलाना, दिमाग को चलाना है। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इसे सेकंड एक्साइटिक स्टेट कहूं या नहीं कहूं। आप मुझसे पूछोगे सर क्यों, अगर मैंने NX की वैल्यू को 3 रख दिया और NY की वैल्यू को 1 ले लिया, जो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, और पता चला इस एनर्जी से उसकी एनर्जी कम आ गई, तो सेकंड एक्साइटिक स्टेट वो होगी।
अब भी नहीं समझे बात? और मुझे लग रहा है ये कम आ रही है। कितनी आ गई इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी? 13 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन, ये हमारी कौन सी एनर्जी हो गई? अब आप देख रहे हो क्वेश्चनों की यह लाइन लगती है। क्या आप देख रहे थे क्वेश्चन आ क्या सकता है? इजी क्वेश्चन तो देखो ये आएगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट में एनर्जी पूछ ले, तो आपको कुछ करना ही नहीं था। एल एक्स की वैल्यू को एल और एल वाई की वैल्यू को एल बाई टू रख के फॉर्मूला बना लेना था, और उस फॉर्मूले में एन एक्स और एन वाई की वैल्यू को क्या रख देनी थी? वैल्यू 1 1, एनर्जी जो आ जाए वो ग्राउंड स्टेट। जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट में गए तो अब क्वेश्चन टफ हो गया। आप मुझसे पूछोगे सर क्यों हो गया? क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट एन एक्स बराबर 1 एन वाई बराबर 2 या एन एक्स बराबर 2 और एन वाई बराबर 1 से तय होनी थी। अब उसमें यह देखना होगा कि उसमें एनर्जी किसकी कम है। जो एनर्जी जहां कम है वही फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट है। और गलती इसमें स्टूडेंट जनरली करेगा सेकंड पे। देखो बहुत सारे तो ही मार खा जाएंगे कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा, उनका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। ठीक, दूसरे मार खा जाएंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट तक पहुंचते पहुंचते वो ये नहीं पहुंच पाएंगे कि इस फॉर्मूले में 2 1 या 1 2 में से कौन सा ऑप्ट करें, क्योंकि आंसर में ये दोनों ही मिलेंगे, 17 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। और अब आप सोचो कि क्वेश्चन खत्म हो गए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं खत्म हुए। तुम कहो मुझसे सर 100 बना दो हैं, मैं 100 ही बनाता रहूंगा। पहले क्या करता रहूंगा? देखो क्वेश्चनों की वैरायटी चेंज करता हूं। पेन अगर बंद करो तो, अगर पेन चलाते रहोगे मेरी बात नहीं सुनोगे तो बिल्कुल नहीं बताने का कुछ भी। डायमेंशंस को चेंज करता है, वेव फंक्शन पूछता है नॉर्मलाइज्ड। पहली वैरायटीज क्वेश्चनों की लाइन है वहां, L/2 क्रॉस L/3, L/3 क्रॉस L/4, वहां पे वैल्यू कंपेरिजन करो, पुट कर दो। अगला क्वेश्चन, एरिया दे, एक लेंथ दे और फिर वेव फंक्शन पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन, और आप ये भी मत सोचना कि LX L/y में देगा, ऐसे भी दे सकता है कि एरिया जो मिल रहा है वो 3 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर मिलता है, एक साइड 1 एंगस्ट्रॉम है, और कहता अब इसका वेव फंक्शन बनाइए। अब वहां पे तय हो गया, एरिया ने तो क्या किया, LX Ly की वैल्यू को तय कर दिया। LX दे रखा तो Ly तय हो गया, वेव फंक्शन में जाके वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू निकल गई। बात को समझ रहे हो? मैं वहां तक पहुंच रहा हूं जहां अभी एग्जामिनर पहुंचा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सारे स्कोप छोड़ देता हूं कि देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, लेंथ का खेल करेगा। L क्रॉस L/2 ले दिया, कहा मिनिमम एनर्जी निकालो। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके NX और NY की वैल्यू को 1 1 ले लेना है ग्राउंड स्टेट के लिए। फिर उसी में कहेगा कि आप क्या करें, ग्राउंड स्टेट नहीं चाहिए हमें आंसर, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट निकालो। तो आपको NX2 NY1 लेना है या इसका रिवर्स, उनमें देखना एनर्जी जिसमें कम बन गई वो आंसर मार्क कर दो। जब आप सेकंड एक्सरसाइज स्टेट पे जाओगे तो आप ये भी बस सोचना कि जो तुम्हारे यहां पे वैल्यू ले ली थी NX1 और 2 से, इससे कहीं ऐसा ना हो 3 या 1, NX की वैल्यू को 3 और NY बराबर 1 से कहीं एनर्जी कम तो नहीं आ गई। कम आ गई तो वो आंसर है। अब हम एग्जामिनर के चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया, हमने सब चीजों को समझ लिया है, कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे हमें सोचना है। फिर तुम सोचो कि सर खत्म हो गया काम, मैं कहूंगा नहीं हुआ खत्म। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता, कहता फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उनकी रेशो निकालो। तुम सोच रहे हो कैसे क्वेश्चन बना रहा हूं, खड़े खड़े बनते हैं क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट में ये निकाली, ग्राउंड में ये निकाली, 8/5 आ गई। फिर उसने कह दिया ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी है, फर्स्ट एक्सरसाइज की निकालो। तो जब आपको पता दोनों की रेशो इतनी है, उसकी वैल्यू दे रखी है, तो दूसरे की निकाल लो, रेशो तुम्हें पता ही है। फिर वो कहता है पहले 3 एनर्जी की एनर्जी आइगन वैल्यू का सब बताइए कितना होगा। पहले 3 एनर्जी का, पहले ग्राउंड स्टेट निकालो, फर्स्ट निकालो, सेकंड निकालो, फिर सबका सम कर दो। फ्यूचर का स्कोप क्या होगा, अभी यहीं तक नहीं पहुंचा तो फ्यूचर तो तुम खुद ही सोच लो हम कहां तक सोच रहे हैं।
जमाना आएगा जब क्या कहेगा, इस पे क्वेश्चन बनाएगा और कैसे देगा, पहले 2 एनर्जी लेवलों की रेशो बताइए। जमाना आएगा जब पूछेगा पहले 3 एनर्जी लेवल की रेशो बताइए, E1 E2 E3 किस रेशो में होंगे। आएगा, अभी आएगा या कब आएगा ये मुझे नहीं पता, पर आएगा। मैंने क्या स्कोप छोड़ दिया तुम्हें, क्वेश्चनों के लॉट ऑफ स्कोप, सदा क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे चेहरे देख के लगा कि तुम थोड़े सीरियस से हो गए हो, तो थोड़ा इजी किए देता हूं, ज्यादा मुश्किलों पे नहीं ले जाता तुम्हें। फिर एनर्जी आइगन वैल्यू देना शुरू करेगा। दी पेपर में कहा एनर्जी आइगन वैल्यू इतनी है, कहेगा डीजनरेसी निकालो। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए बनाए देता हूं, तुम सोचोगे कि सर कैसे बनाएंगे, और सर बहुत जल्दी से बनाएंगे। डीजनरेसी कभी भी रेक्टेंगुलर में ना ढूंढें, डीजनरेसी सदा स्क्वायर में ढूंढें। तुम कहोगे सर स्क्वायर में क्यों ढूंढें? डीजनरेसी का जो कारण होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो हमारे डिफरेंट वेव फंक्शंस होते हैं वो एनर्जी आइगन वैल्यू सेम देते हैं, और वो सिमेट्री के कारण करते हैं ऐसा। सिमेट्री एक बड़ा कारण होता है उनका। जैसे सपोज किया एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में एनर्जी आइगन वैल्यू सेम रहने लगे, तो आपको यह पता चलेगा कि अगर हम लेंथों को दोनों को, देखो मैं एक चीज बता दूं, आप स्क्वायर से रेक्टेंगुलर पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन रेक्टेंगुलर का एक स्पेशल केस स्क्वायर होता है, वाइस वर्सा सही नहीं। अगर Lx और Ly को, जैसे तुमसे कहा जाए, ध्यान दो मेरी बात पे, कि सर हमें स्क्वायर बॉक्स पे जाना है और यहीं से पहुंचा दो, तो मैं कहूंगा कुछ करो ही मत, Lx की जगह L ले लो, Ly की जगह L ले लो, बाकी सबसे यहां पे Lx बराबर Ly बराबर L करो, ये एनर्जी आइगन वैल्यू हो गया। तो स्क्वायर बॉक्स पर आने में हमें कितनी देर लगी? हार्डली 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट, नहीं तो सेकंडों में। आप रेक्टेंगुलर को तैयार करो और उस स्क्वायर उसका अपने आप बन जाएगा। तुम सोचो कि स्क्वायर के लिए मैं मेहनत लगाने वाला हूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बस एक ही लाइन में काम खत्म हो जाएगा, Lx बराबर Ly बराबर L कर दूं, और इतने तुम समझदार हो कि ये इतना काम तो कर ही सकते हो। वेव फंक्शन में दोनों साइड स्क्वायर हो गई तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो Lx बराबर Ly बराबर L कर दिया हमने। ये हमारे पास वेव फंक्शन हो गया स्क्वायर का नॉर्मलाइज्ड, और एनर्जी आइगन वैल्यू में यहां पे भी Lx बराबर Ly बराबर L कर दो, तो यहां पे वेव फंक्शन में क्या फर्क पड़ जाएगा? Lx की जगह L आ जाएगा, यहाँ L आ जाएगा, यहाँ L, यहाँ L, बाकी से कोई दिक्कत हुई? और एनर्जी आइगन वैल्यू में भी क्या होगा? एनर्जी आइगन वैल्यू में भी यही होगा, L स्क्वायर यहां से बाहर निकाल लेना, तो पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2mL स्क्वायर और ब्रैकेट में nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। हमें एक पैटर्न पता हो, फिजिक्स हमें पता कब अच्छी लगती है, जब हमें यह पता चल जाता है कि वेव फंक्शन ऐड कब करने, वेव फंक्शन हमें मल्टीप्लाई कब करने, जब हमें यह पता चल जाता है कि जो फॉर्मूला आ गया इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन होगा क्या, जो चीज तुम्हें आज इजी लग रही है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पेपर के समय तुम्हें ये बातें याद भी रहेंगी। अगर जो मैं पढ़ाता हूं सब पेपर में वही आता है, लेकिन वहां तक जब समय गुजरता है 4 महीने का, 6 महीने का, तो बच्चे ये कह रहे होते हैं ये फिर कहां से आ गया, जबकि सब यही होता है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम, यहां कह देगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, इस ये बॉक्स है। अब बच्चे सोचेंगे अरे ये तो कुछ बड़ा मुश्किल सा सवाल हो गया, जबकि उसमें करना कुछ थोड़ा ही था। L को 1 एंगस्ट्रॉम रख दो, दूसरी साइड को 0.5 एंगस्ट्रॉम ले दो, पैटर्न को सेम रखो, बाद में जब मैथमेटिक्स डेवलप होकर आ जाए बाद में रख दो वैल्यू। बात को समझ रहे हो? हमसे क्वेश्चंस जब भी हमसे आते हैं, जैसे क्वेश्चंस में कहता है कि एक बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस 0.33 एंगस्ट्रॉम 0.25 एंगस्ट्रॉम है, कहता है इसकी मिनिमम एनर्जी बताओ, मास m है। अब बच्चा पता क्या सोच रहा होता है, पता नहीं क्या सवाल आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये L/3 है, ये L/4 है, L बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है, तो आप क्या करेंगे,
L/3 और L/4 का बॉक्स बना के एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे पहले और उसमें बाद में वैल्यू पुट कर देंगे L की। मीन्स ऑल द टाइम आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप बिगड़ दिमाग चलाए कुछ कर लो। आपको ऑलवेज बुक से बाहर निकल कर सोचने की जरूरत है, और इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है कि मैं वहां तक सोचवाने का प्रयास कर रहा होता हूं जहां तक अभी एग्जामिनर ने सोचा ही नहीं। और सबसे ज्यादा खुशी ये मिलती है जब क्वेश्चंस में देखता हूं बिल्कुल ऐसा कैसा ही रखा मिलता है। और दुख कहां होता है कि बताने के बाद भी जब बच्चे नहीं करके आते, वो सबसे दुखद होता है। क्योंकि आप अपनी चीजों में एक ही चीज याद रख के चलें कि पैटर्न नहीं बदलते। मुझसे अगर कोई पूछे कि सर क्वांटम मैकेनिक्स में हम चाहते हैं सारे क्वेश्चन हो जाएं, तो मैं कहूंगा कि आप सवाल ना रटें, सवालों को सॉल्व करने के पैटर्न को रटें कि इस सवाल का पैटर्न ऐसे है और ऐसे किया जाना है। रटें इसलिए, मुझसे पूछा जाए कि सर समझने या रखने, तो मैं कहूँगा दोनों चाहिए। रखने इसलिए है क्योंकि पेपर तक हमें याद भी रहें, और समझने इसलिए है क्योंकि उन्हें लगाना, अप्लाई करना आ जाए। अगर ये दोनों चीज़ों में आप महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर पेपर में कुछ लगता ही नहीं। एक कहेगा सर ने रेक्टेंगुलर का कराया था, यहाँ तो पेपर में स्क्वायर का आ गया। अरे भाई इतना काम तो कर लो, स्क्वायर में आपको करना क्या है? रेक्टेंगुलर का स्क्वायर बनाना, साइड इक्वल कर दो। हाँ, जब आपने इसको ले लिया, इसको लिया ना, तो आप L की वैल्यू को 1 एंगस्ट्रॉम लें और बॉक्स को फिर क्या मान लें, L/3 और L/4 का लेकर चलें। नहीं, L को लेने से फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। नहीं, आपका डायरेक्ट रख के भी आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जब इस फॉर्मूले को आप डेवलप कर रहे हो इसको, तो अगर आप L से लेकर चलोगे तो पहले आपको यह पता चल जाएगा कि भाई यहां पे Lx की वैल्यू को अगर हम लेके चले यहां पे L/3 और यहां पे L/4 ले लें तो फॉर्मूला डेवलप होकर आ जाएगा। और जनरल जब फॉर्मूला आ जाएगा उसमें 1 एंगस्ट्रॉम रखें तो कैलकुलेशन पार्ट हमारा थोड़ा इजी पड़ेगा। सीधा भी रख दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन सीधे में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा मुश्किल होने लगेगा। हाँ, उसे कई बार फायदा क्या होता है कि उसे लाने में क्वेश्चन में थोड़ा हमें इजी पड़ जाता है। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? तो यहां पे रेक्टेंगुलर और तुम्हारा स्क्वायर बॉक्स जो है उस पर जरूरत किस चीज की है उसको सुने। दोनों के एक्सप्रेशंस में एक बात सदा याद रखें, वेव फंक्शन याद कर लें, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। दूसरा क्या याद कर लें, एनर्जी आइगन वैल्यू याद कर लें। याद करने में कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। फिर उसके बाद में क्या करें, रेक्टेंगुलर से चलें उसे स्क्वायर में बदलना सीख लें। आप रेक्टेंगुलर का याद करें, स्क्वायर के लिए Lx बराबर L/y बराबर L रख के सीधा करें। एनर्जी आइगन वैल्यू रेक्टेंगुलर की याद कर लें, उसी में Lx Ly को L के इक्वल कर दें, एनर्जी आइगन वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ये फॉर्मूले निकल के आते हैं तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, दो काम यूज कर रहे हैं। आप कहोगे इससे पहले लेक्चर में दे रहा था, दो चीज बता रहा था वहां। क्या कह रहा था, वेव फंक्शन को मल्टीप्लिसिटिव प्रॉपर्टी कब ओबे करनी होती है। यहाँ पे 1D से 2D में गए तो अलग अलग डायमेंशन में हमने वेव फंक्शन लिख लिया, पहले एक्स में और फिर वाई में, और नेट वेव फंक्शन उनके मल्टीप्लिसिटिव से लगा दिया। अब आप ये कहने लगो कि सर ये बहुत मुश्किल काम है, तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं। हम क्या देखेंगे इसमें एक चीज देखेंगे और बहुत ध्यान से सोचें उसे। अगर मैं इस वेव फंक्शन में से एक को 0 कर देता हूं तो मेरा वेव फंक्शन 0 हो जाता है। आप अगर कहने लगे कि साई एक्स हमारा फाइनाइट है, साई वाई 0 है, जैसे ही आपने साई वाई 0 कर दिया, ध्यान देना मेरी बात, तो आपने पार्टिकल के ऊपर 2D की कंस्ट्रेंट लगा दी। क्या लगा दी कि एक दिशा में आप उसे जाने ही नहीं दे रहे। अब पार्टिकल का वेव फंक्शन साई एक्स तो रहेगा, लेकिन वो 2D से 1D में आ गए। साई 0 होने का मतलब ये बिल्कुल भी ना आप समझें इस केस के अंदर कि साई एक्स साई वाई दोनों 0 हो गए। हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस पर बात करते हैं। मुझसे पूछा जाए तो मेरे पास 3 मोटी पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है, क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों 0 हों। दोनों 0 होने का मतलब है कि पार्टिकल है ही नहीं, और तुम कह रहे हो पार्टिकल है, तो वो पॉसिबिलिटी में नहीं ले सकता। फिर मेरे पास में एक पॉसिबिलिटी है कि साई एक्स तो मेरा हो, साई वाई 0 हो जाए।
तब भी साइज 0 होगा। तब मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल एक ही डायमेंशन बॉक्स के अंदर है, दूसरे में है ही नहीं। साई वाई मेरा क्या हो, फाइनाइट हो, और साई एक्स 0 हो जाए, तो फिर वो वाई डायमेंशन में 1 डायमेंशनल बॉक्स में है, मीन्स 2D से 1D में पहुंच रहे हैं हम। तो 3 पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2D से हम 1D में आ जाएं, या एक पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल बॉक्स में होना, वो हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही है। बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए? उसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि पार्टिकल एक्स डायमेंशन में भी चलता है, वाई में भी चलता है, तब भी फंक्शन ये लें। 4 पॉसिबिलिटी हो गई। क्या बन गई? बॉक्स में ही नहीं है, एक पॉसिबिलिटी, बॉक्स में है, एक्स डायमेंशन पर चलता है, वाई में जाता ही नहीं। फिर जब वो केवल एक डायमेंशन में जाता है तब उसे 0 आने का मतलब ये हो गया, इसलिए आ रहा है 0 क्योंकि पार्टिकल को कह तो आप ये रहे हो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जबकि वो रेक्टेंगुलर रहा ही नहीं जब 1D में छोड़ दिया तुमने। तो आप चीजों का विजुअलाइजेशन तक सोचने का प्रयास करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन की राहें सदा ही आसान रहती हैं, सदा ही आसान रहती हैं। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि चीज़ों को समझने का प्रयास करें, उन पर अप्लाइड सोचने का प्रयास करें कि अप्लाइड क्वेश्चंस इस पर क्या आ सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यहाँ से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ से, इस रीजन से। क्यों? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पड़ जाते हैं। कौन से वाले? क्या आपने LX LY दिया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पूछ लिया। लेकिन आप कभी भी ना सोचें पेपर के अंदर, अभी भी चाहे नेट का पेपर कितना ही टफ आता हो, गेट का पेपर कितना ही टफ आता हो, 30 से 35% क्वेश्चन सब भी सीधे सीधे जाते हैं, जहां सीधी सीधी वैल्यू पूछता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत हाई फाई पढ़ के जाएं, लेकिन उसमें हाई फाई की जरूरत ही नहीं होती। अगर हमें सीधी सीधी सिंपल चीजें भी अप्लाई करनी आती हैं, सीधे फॉर्मूले भी आते हैं, तब भी हमारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। लेकिन गलती कहाँ रहती है कि हार्ड चीजों को करते रह जाते हैं और सिंपल चीजों को भी हम अप्लाई करके नहीं सोचते। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे में जो पोर्शंस है इस पर कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स, और साथ साथ जो आगे मेरा प्रयास रहेगा वो रहेगा 3 डायमेंशंस पे। और इसमें मैं एक चीज़ अभी और भी कराना चाहूँगा, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस पर कि इस पर कुछ फर्दर अप्लाइड स्कोप्स क्या हैं क्वेश्चंस के। तो आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। और सोचते समय पे एक ही बात याद रखना, क्वेश्चनों बुक से नहीं पढ़ने, हमें खुद क्रिएट करने, हमें इंडिपेंडेंट होना बुक से। मैं यहाँ पे एक आदमी को कोट करे देता हूँ लास्ट लेक्चर में। हमारे जो देश के, और हमने देश में भारत रत्न भी दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो एक ही चीज़ कहा करते थे कि आप कोर्स को रेस्ट्रिक्ट ना करें बच्चों के ऊपर, बुक रेस्ट्रिक्ट ना करें। क्यों? बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने के लिए ज़रूरी है कि कोर्स स्पेसिफाई ना हो, कुछ भी पूछा जा सकता है जिससे बच्चे कुछ भी पढ़ें। नेट गेट और ये कम्पिटिटिव एग्जाम, बार, जेस, टिफर, जैम, जितने भी एग्जाम्स हैं या IAS PCS हैं, इनमें सिलेबस स्पेसिफाई है। सिलेबस स्पेसिफाई है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तय है पहले से कि ये चीज़ें पढ़नी है हमें। तो चीज़ों को पढ़ें और पढ़ने के बाद में उन पर अप्लाई सोचें जितना सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।